मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जिस सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का उपबंध किया गया है वह राष्ट्र संघ के अंतर्गत पाई जाने वाली सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था से अधिक प्रभावशाली और मौलिक रूप से भिन्न है। इस संबंध में सुरक्षा परिषद को राष्ट्र संघ की परिषद से कहीं अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। जैसा कि अमेरिकन विदेश मंत्री कार्डल हल ने सितंबर 1943 में कहा था, संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था इस तथ्य की अनुभूति पर आधारित है कि शांति के लिए संगठित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कोई भी व्यवस्था राष्ट्रों द्वारा शांति को सुरक्षित रखने के लिए शक्ति प्रयोग की वास्तविक इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि पर्याप्त तथा उचित साधन उपलब्ध हो सकेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त भी किए जाएंगे। उपर्युक्त तथ्य की अनुभूति ने राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न किया वह है राष्ट्र संघ को आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र बल के प्रयोग का अधिकार दिया जाना। राष्ट्र संघ को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र की सैन्य व्यवस्थाओं और सशस्त्र कार्रवाइयों को व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने के लिए एक सैनिक स्टाफ कमेटी की स्थापना भी की गई है, जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के प्रधान सेनापतियों अथवा उनके प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की दूसरी विशेषता इस बात की स्वीकृति है कि बड़े राष्ट्रों के सहयोग के बिना अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इस बात की स्वीकृति के आधार पर सुरक्षा परिषद के 5 बड़े राष्ट्रों को अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। उन्हें सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णयों के संबंध में निषेधाधिकार वीटो पावर प्रदान किया गया है, लेकिन ये 5 शक्तियां कभी कभी इसका वीटो पावर का नाजायज फायदा उठाते भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में देखी जाती रही हैं। तो इन 5 महत्वपूर्ण अस्थायी राष्ट्रों शक्तियों को वीटो पावर निषेधाधिकार प्रदान किया गया। सैनिक स्टाफ कमेटी पर उन्हें अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित कार्रवाई को सफल बनाने के लिए उन्हें विशेष रूप से उत्तरदायी बना दिया गया है। तीसरा, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों को बाध्यकारी बना दिया गया है। सन 1921 में राष्ट्रसंघ के द्वितीय सभा में राष्ट्रसंघ संविदा के 16वें अनुच्छेद की पुनर्व्याख्या के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रत्येक सदस्य स्वयं वह निर्णय करेगा कि किसी विशेष मामले में संविदा का उल्लंघन हुआ अथवा नहीं। परिषद के निर्णयों के संबंध में सर्वसम्मति
के नियम के कारण किसी भी सदस्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने को बाध्य नहीं किया जा सकता था। इसके विपरीत 5 महाशक्तियों के सहित किन्हीं भी 9 सदस्यों के मत से किए गए सुरक्षा परिषद के निर्णय सभी सदस्यों को मान्य होते हैं। चौथा कार्य इसमें यह किया गया सामूहिक सुरक्षा के लिए कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के 51वें अनुच्छेद के द्वारा उसके सदस्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। राष्ट्र संघ संविदा में उस अधिकार का कोई उल्लेख नहीं था। 5वां कार्य यह किया गया कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में प्रादेशिक व्यवस्थाओं और एजेंसियों की स्थापना को उचित और प्रोत्साहन योग्य माना गया है। राष्ट्र संघ संविदा में इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया था। तो सामूहिक सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने चार्टर में इस तरीके का प्रावधान किया है। तो संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा का वीडियो आज यहीं तक। अगला वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।